अपने क्लास में। और लास्ट टाइम हम लोगों ने यूपी बोर्ड के 2 लेक्चर कंप्लीट किए थे, शायद आपको याद होगा। और उस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने बात किया था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने कैपेसिटेंस की अस्तित्व के बारे में बात की, क्या होता है। फिर उसके बाद हमने जाना कि अगर हम किसी निकाय को आवेशित करें तो उसके मात्रा कितनी होनी चाहिए ताकि वो आवेश रख सके। फिर हमने बात करी सेकेंड लेक्चर में कि एक्चुअली कैपेसिटेंस कहाँ कमजोर पड़ जाता है, तो हमने निकाय बनाना स्टार्ट किया, वो बनाया। और आज हम आ चुके हैं उसी कैपेसिटर, और जिसको आप शॉर्टकट में पंखों के कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में बात करेंगे आज। हम लोगों ने कल एक बात पढ़ी थी सेकंड लेक्चर में, और वो ये था कि कैपेसिटर कितने टाइप के होते हैं। तो कैपेसिटर हमने बताया कि प्रिंसिपल के बेसिस पर, प्रिंसिपल तो आपको याद होगा, तो प्रिंसिपल के बेसिस पर ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला था समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा हमने बताया गोलीय संधारित्र, और तीसरा बताया था आपको जो आपके सिलेबस में नहीं है, केवल उसका फॉर्मूला है, वो है बेलनाकार संधारित्र। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र के सामान्य सूत्र। अब पहले समझ ले सामान्य सूत्र किसे कहते हैं। सामान्य सूत्र वह फॉर्मूला होता है, वह कॉन्सेप्ट है जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कैपेसिटर को कितनी बड़ी मात्रा में, कितने बड़े आकार में, कितने बड़े शेप में बनाएं। ये हमारा आइडिया फॉर्मूले से ही मिलता है। तो हम यही करने जा रहे हैं। आज हम लोग जनरल फॉर्मूला बनाएंगे समांतर प्लेट संधारित्र का, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। पहला समांतर प्लेट संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र को हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पीपीसी कहते हैं बच्चों। समांतर प्लेट संधारित्र या फिर आप इसको कहते हैं पीपीसी, ध्यान दीजिएगा। तो हम एक पीपीसी के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे पास 2 प्लेटें होती हैं। कल हम लोग प्रिंसिपल पढ़े थे। एक वो प्लेट जिस पर आवेश संचित करना है, और उसके बगल में एक उसका ऑल्टरनेटिव एक और रहता है, ताकि उसका हेल्प हो सके, इसका पोटेंशियल गिर सके। जैसे जैसे विभवांतर गिरेगा तभी धारिता बढ़ेगी। तो हमने क्या किया, एक प्लेट लगा लिया हुआ है। इस प्लेट P1 को जब हम चार्ज करते हैं तो प्लेट P2 पर भी चार्ज आता है और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाहर अर्थिंग, ये अर्थिंग होती है, अर्थ होता है, ठीक है बच्चों। अब जैसे जैसे आप इसको सोर्स देते गए, ठीक है, आप इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र क्रिएट कर देते हो, और इस वैद्युत क्षेत्र को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्लेट हमने लिया है वो प्लेट का कुछ ना कुछ क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। और उस प्लेट के मध्य, यहाँ पे 2 प्लेट हैं, उन दोनों प्लेटों का सरफेस एरिया बच्चों सेम होना चाहिए। और दोनों प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन है, मतलब दूरी है, उन प्लेटों के बीच की दूरी वो स्मॉल डी लेके रखी हुई है हमने। तो हम अब क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच में जब दूरी डी हो और एरिया ए हो, और अगर हम इनके बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला देखें तो हम लोग पहले पढ़े हैं वही लिखेंगे, ठीक है। क्या पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने, 2 समांतर प्लेट के मध्य एक समान वैद्युत क्षेत्र बच्चों कितना होगा, E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना बच्चों, एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बच्चों क्या है, जहां सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो क्या होता है सिग्मा, तो हमने ये भी बात करी हुई है। फिर से मैं एक बार एक को रिवाइंड करा दूं। द सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, दिस इज व्हाट, दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज एट पर यूनिट सरफेस एरिया, मतलब एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितनी आवेश संचित है उसकी मात्रा को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सिग्मा। तो सिग्मा का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज अपॉन एरिया हमने कर दिया, अर्थात इस सिग्मा को यहाँ पे रख दिया हमने, तो ये E = हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। ये हो गया समीकरण 1। ट्रांसफॉर्म और समीकरण 2 तैयार होता है बच्चों। यदि प्लेटों के मध्य दूरी हमने क्या प्रेफर करी हुई है, D, ठीक है। अगर प्लेटों के बीच की दूरी D है तो क्या किया जाए, अतः अब विभवांतर निकाल लेंगे। तो शायद हम लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोग पढ़े थे कि E और V में एक रिलेशन होता था जिसको हम विभव प्रवणता से भी जानते थे, ठीक है ना। तो विभव प्रवणता के लिए जो हम लोग पढ़े थे E = V/D से, वहां से हमने V = E.D लिख दिया।
V मतलब विभवांतर किसके बीच में, प्लेटों के बीच में विभवांतर, ठीक है। तो अब V इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट डॉट D, ठीक है ना। तो ये E की वैल्यू यहाँ समीकरण इक्वेशन 2 से ले लिया हुआ है। तो फ्रॉम थर्ड मतलब थर्ड की इक्वेशन तो हो गई तैयार। फ्रॉम थर्ड हम अब क्या कर सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं बच्चों। धारिता का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम बताए थे कि C इज इक्वल टू Q बाई V। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी होगी तो हो जाएगा C इज इक्वल टू Q बाई V और Q अपॉन V की वैल्यू रख दिया, ये वाली वैल्यू ला के रख दिया। हमने क्या किया, जो कैंसिल हुआ कैंसिल किया और ये हो गया ट्रांसफॉर्म। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, या फिर इसको आप C नॉट भी बच्चों बोल सकते हो, इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब ये C नॉट क्या है, तो याद करें बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम बताया था, हम लोग डिस्कस किया कि जब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं है तो निर्वात या वायु है, और निर्वात या वायु के केसेस में C को C नॉट लिख सकते हैं। लेकिन जरा सोचें कि इन प्लेटों के बीच में पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए, तब क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक मतलब के, परावैद्युत मतलब मोम, शुद्ध जल आदि भर दे ये पूरा स्पेस, तब क्या होगा, तब ये एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ जाएगा, के वो यहीं से आता है बच्चों, ये हम लोग पहले पढ़े हुए। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या आ गया, तो ये कब के केस में है, जब परावैद्युत हो, और ये कब के केस में, जब परावैद्युत ना, ठीक है ना। जनरल फॉर्मूला बच्चों ध्यान दीजिए, इसको ऐसे ही आप नोट करेंगे एग्जाम में भी, ठीक है, नोट कर लें। तो हम लोगों ने अभी जो देखा समांतर प्लेट संधारित्र का जनरल फॉर्मूला, ये तो बात समझ में आती है कि सिंपल से अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बात करें तो उसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास है। लेकिन मैं अगर बात करूं आपसे कि दो समांतर प्लेट के बीच में अगर कोई परावैद्युत पट्टी हो, लेकिन वो परावैद्युत पट्टी जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, ऐसी पट्टियां कुछ आंशिक मात्रा में रखी। आंशिक मात्रा का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो समांतर प्लेट P1 P2 है, एक को सोर्स से जोड़ा, एक को अर्थिंग दे दिया, और इनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक रखा गया है जिसका परावैद्युतांक बच्चों क्या है, K है, इसको हमने रखा है, ठीक है। और इसके बीच में इस तरीके से रखा है कि इसकी मोटाई तो T है, लेकिन जो इनके बीच में बचा हुआ स्पेस होगा बच्चों वो कितना होगा, तो बचा हुआ जो स्पेस होगा वो अभी भी खाली मतलब निर्वात या वायु माना जाएगा। तो वो स्पेस क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा D माइनस, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं आपसे बात करूं कि इनके बीच में अब विभवांतर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो शायद कुछ आपको याद हो, और नहीं याद होगा तो मैं आपको फिर से बता दूं कि जब कोई डाइलेक्ट्रिक किसी दो प्लेटों के बीच में आता है तो इनके बीच में विभवांतर को जरूर प्रभावित करता है। अब हुआ क्या, आपने इसको चार्ज तो कर दिया, बहुत अच्छे से चार्ज कर दिया, लीजिए चार्ज हो गया, ये भी चार्ज है नेगेटिवली, लेकिन इससे होता क्या बच्चों कि ये पॉजिटिव की वजह से ये डाइलेक्ट्रिक जो है मतलब परावैद्युत है, इनमें पोलराइजेशन होता है, ठीक है। और इस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक। पूरे ये रो में यही काम होने वाला। यही कहानी अगर मैं इधर बात करूं आपसे तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो एक साइड नेगेटिव साइड पॉजिटिव से हुआ क्या कि बाहर तो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड एक एस्टेब्लिश है, इसका नाम है E, ठीक है ना। ये P1 P2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या डाइलेक्ट्रिक के बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इसका जवाब होगा बिल्कुल सही। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो E डैश होगा, डैश, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरामीटर अलग होगा, क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, लेकिन उसका मान कम होता है, ठीक है। और दिशा भी देखिए, प्लस से माइनस की ओर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा, बाहर के मेन इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा। तो हुआ इससे क्या, अब जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आया जिसने मेन इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को कम कर दिया। अब विभवांतर भी इससे इफेक्टेड होगा, तो आइए चेक करते हैं, ठीक है। तो दो समांतर प्लेटों के बीच में अब विभवांतर वायु की वजह से कितना होगा, ठीक है। समांतर प्लेटों के बीच, समांतर प्लेटों के मध्य वायु के स्थान के कारण, वायु के स्थान के कारण विभवांतर। तो बच्चों ये हो जाएगा V1, लिख लीजिए इसको, ठीक है ना, V1। अब फॉर्मूला होगा क्योंकि वायु के लिए, तो वायु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही रहेगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा
ई, ये हो जाएगा ई, और यहां पर क्या हो गया साथ में स्पेस कितना बचा है, स्पेस कितना बचा बच्चा, ये स्पेस बचा आपका डी माइनस टी, बात समझिएगा, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी आपका स्पेस है। अब इस ई की वैल्यू आपने पहले भी निकाली हुई है, v1 इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डी माइनस टी, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, बढ़िया हो गया। या फिर आप इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या सिग्मा को क्या लिख सकते थे, क्यू बाई ए, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और डी माइनस टी, ठीक। इसका नाम आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया तैयार, और इसको हम लोग कहेंगे विभवांतर, कहां पे, वाई वाले स्थान की वजह से, ठीक है ना। अब मैं बात करूं आपसे, इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से विभवांतर क्या आएगा, तो परावैद्युत पट्टी के कारण विभवांतर बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू क्या होगा, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस V2 इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा E डैश, तो परावैद्युत पट्टी के कारण जो विभवांतर है वो E डैश इंटू क्या होगा, ये वाली मोटाई कितनी है बच्चों, T, तो T हो गया मल्टीप्लाई, तो V2 इज इक्वल टू E डैश की वैल्यू बच्चों सिग्मा अपॉन, ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट के साथ क्या जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, K एप्सिलॉन नॉट, आपको पता है एप्सिलॉन नॉट के साथ K आ जाता है, और यहां पर हो जाएगा इनटू में T, और इसको आप क्या लिख सकते हैं सिग्मा को बच्चों, तो सिग्मा को जैसे आपने यहाँ पे क्यू बाई ए लिखा था, यहाँ पे भी लिख सकते हैं क्यू बाई ए, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए और साथ में K, ठीक, और साथ में इनटू T, इसका नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 तैयार, समीकरण 2 तैयार, ठीक है, मतलब इसके एयर के स्पेस के साथ पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो गया और डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अब हमें क्या करना है बच्चों, अतः प्लेटों के बीच में, अतः प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V इज इक्वल टू ये बच्चों, अब यहां पर क्या था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, और यहां पे क्या है Q बाई एप्सिलॉन नॉट A KT, जो कॉमन है बच्चों कॉमन निकाल लिया जाए, तो Q एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है, और अंदर क्या बच गया आपका, एक साइड बच गया D माइनस T, और फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या बचा है बच्चों, इस वाले पोर्शन में बचेगा T बाई K, T बाई K, ठीक है, विभवांतर हमेशा जुड़ता है इसलिए ऐड का चिन्ह लगा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया विभवांतर। अतः समांतर प्लेट की धारिता निकाला जाए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाला जाए, तो धारिता ये हो गई बच्चों C इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई V, Q बाई V वाला ये वाला मान, तो C इज इक्वल टू आपने वैल्यू रख दी, Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों, Q कैंसिल हो जाएगा, हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं, D माइनस T प्लस T बाई K, ये हो गया। अब ये Q कैंसिल, तो Q कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं, ध्यान देते रहिएगा, C इज इक्वल टू, ये कैंसिल हुआ तो आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, तो ये हो गया बच्चों इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है इसका जनरल फॉर्मूला, कब, जब किसी समांतर प्लेट के बीच में आंशिक पट्टी रखी हो, जब किसी प्लेट के बीच आंशिक पट्टी रखी हो जिसकी मोटाई T है और उसका परावर्तन K है, इसका जनरल फॉर्मूला C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K, याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और CBSE बच्चों के लिए और NCERT बेस्ड यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तैयार करता है, ठीक है, तो नोट कर लें इसको। अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर होमवर्क देने जा रहा हूं, आप इसको करके मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल
जो आपको करना है बच्चों, ठीक है, करेंगे। अगर आपसे करने में कोई असुविधा होती, नहीं हो पाता है, तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में अगली क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि यदि दो समांतर प्लेटों के मध्य, दो समांतर प्लेटों के मध्य 1 मिलीमीटर की दूरी हो तथा प्लेट का प्रत्येक प्लेट समझिएगा बच्चों, ईच, ये ईच है, प्रत्येक प्लेट, ईच, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करें। करिएगा बच्चों, इसको हमको आप बताएंगे जरूर करके, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपके लिए और दे रहा हूं। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 1 फैराड, ध्यान दीजिएगा, 1 फैराड हो तथा प्लेटों के मध्य दूरी, प्लेटों के मध्य दूरी 1 mm मतलब मिलीमीटर हो, तब प्लेटों की, प्रत्येक प्लेट, बच्चे ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्लेट की संभावित क्षेत्रफल क्या होगी, ठीक है, संभावित क्षेत्रफल क्या होगी। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर करके बताएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कल इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे, और फिर हम लोग अगले क्लास की ओर बढ़ेंगे, मतलब अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, गोली संधारित्र की ओर, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, जय हिंद।